हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ए टू जेड इन्फो। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी क्लास 6 हिस्ट्री चैप्टर फर्स्ट व्हाट वेयर हाउ एंड व्हेन। इसको हम आज डिटेल से समझेंगे और जो भी बच्चे सीटेट या फिर स्कूलिंग जिनका क्लास 6 में एनसीईआरटी बुक है और वो फर्स्ट चैप्टर को समझना चाहते हैं वो लोग भी देख सकते हैं। उनके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है, स्पेशली सीटेट के लोग भी देख सकते हैं, क्योंकि सीटेट में अगर आप एसएसटी के परीक्षार्थी हैं तो आपको बहुत ही बेनिफिशियल है, क्योंकि आपके जो 60 मार्क्स सेकंड पेपर में बनेंगे यहीं से बनते हैं। तो ज़रूरी ये होता है कि एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ते हुए जाना, हर एक कीवर्ड्स को आपको समझते हुए जाना है कि एक भी क्वेश्चन आपका आउट ऑफ सिलेबस नहीं आता है। 6 to 8 अगर आप आसानी समझ ले रहे हैं तो आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाएंगे। और जो भी हायर एग्ज़ाम्स होते हैं वहाँ भी इस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। एनसीईआरटी को तो कहीं भी छोड़ ही नहीं सकते, चाहे आपका वो सिविल एग्ज़ाम हो, आईएएस हो या फिर कोई स्टेट लेवल का हो, वहाँ भी इस तरह के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो सारे लोग देख सकते हैं जो भी जिनके भी एग्ज़ाम में हिस्ट्री के क्वेश्चंस आते हो। तो सीटेट तो एक तरह का हमारा रेफरेंस होता है, इसको हम छोड़ नहीं सकते। तो चलिए बढ़ते हैं, चैप्टर फर्स्ट देखते हैं व्हाट वेयर हाउ एंड व्हेन। इसमें एक तरह का हम पास्ट के बारे में समझेंगे। एक लड़की है राशिदा क्वेश्चन है। राशिदा सैट रीडिंग द न्यूज़पेपर, सडनली हर आइज फेल ऑन अ स्मॉल हेडलाइन 100 years ago. How she wondered, could anyone know what had happened so many years ago. एक लड़की राशिदा है, उसकी आँख है सडनली एक वर्ड पे जाता है, एक हेडलाइन पे जाता है 100 years ago। तो जैसे ही उसकी निगाह जाती है तो वो सोचने लगती है कि आखिर क्या होगा। तो यहाँ पे एक तरह का क्लू दिया जा रहा है कि पास्ट के बारे में इसमें बात की जाएगी। तो यहाँ देखते हैं, यहाँ भी एक तरह का पास्ट हम पढ़ते यहाँ से हैं। व्हाट कैन वी नो अबाउट द पास्ट। ठीक है, हम पास्ट के बारे में क्या जान सकते हैं। देयर आर सेवरल थिंग्स वी कैन फाइंड आउट, व्हाट पीपल एट द काइंड्स ऑफ क्लॉथ्स दे or the houses in which they lived. We can find out about the lives of hunters, herders, farmers, rulers, merchants, priests. इसमें ये कहा जा रहा है कि पास्ट के बारे में हम क्या जान सकते हैं। पास्ट के बारे में ये जान सकते हैं कि लोग किस तरह के कपड़े पहनते थे, लोग किस तरह के घरों में रहते थे और उनके रहन सहन का तरीका क्या था, वो क्या नाम है, उनकी जो ज़िंदगी थी, या फिर जो हंटर्स थे वो कैसे रहते थे, चरवाहे जो थे, फार्मर्स किसान थे, रूलर्स थे या मर्चेंट्स थे या प्रीस्ट धार्मिक गुरु जो होते हैं, इन लोगों के रहने सहने का तौर तरीका क्या, क्राफ्ट पर्सन जो हाथ से चीज़ें बनाते थे, आर्टिस्ट वगैरह, इन लोगों के रहने सहने का तरीका क्या था, एंसेस्टर्स। वी कैन आल्सो फाइंड आउट अबाउट द गेम्स चिल्ड्रेन प्लेड। और हम उस गेम के बारे में भी पता करते हैं पास्ट में कि लोग जो बच्चे पहले थे वो कौन सा गेम खेलते थे। द स्टोरीज दे हेयर्ड, या वो कहानियाँ जो सुना करते थे, द प्लेज दे सा, और या जो गाने वो देखा करते थे, सुना करते थे, द सॉन्ग्स दे सैंग, या वो गाने जो वो गाया करते थे। तो हम पास्ट में इन तमाम चीज़ों के बारे में सुनते हैं, उनके मतलब इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के रिसोर्सेज डिफरेंट होते हैं। तो हम इसमें यही समझेंगे कि पास्ट के बारे में क्या होता था। इन्फॉर्मेशन की बातें यहाँ से हैं। फाइंड द रिवर नर्मदा ऑन मैप 1 पेज नंबर 2। तो आप अगर अभी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ये आपका मैप में कहाँ पड़ता है। नर्मदा आपका जो है, ये आपका, अगर आपके पास बुक है तो बुक आप रख लीजिए। यहाँ पे दिख रहा है विंध्या के नीचे आपका नर्मदा है, ठीक है, जो कि आपका मध्य प्रदेश के आसपास में रिसेंटली हम कह सकते हैं। तो ये आपका यहाँ पे डिस्प्ले है, इसके बारे में बात की जा रही है। यहाँ पे नर्मदा के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। पीपुल हैव लिव्ड अलॉन्ग द बैंक्स ऑफ दिस रिवर फॉर सेवरल 100,000 years ago। कि मतलब लोग इस नदी के पास कई 100 साल पहले यहाँ रहा करते थे। सम ऑफ द अर्लीस्ट पीपल हु लिव्ड हेयर वर्क स्किल्ड गैदरर्स। कुछ लोग जो यहाँ पे रहते थे उनके पास ये स्किल थी कि वो अनाज को इकट्ठा किया करते थे। दैट इज़ पीपल हु गैदर्ड देयर फूड। ठीक है, कि लोग जो क्या नाम है, लोग होते थे वो अपने फूड को गैदर किया करते थे, कहीं न कहीं से जमा किया करते थे अपने जीवन को व्यतीत करने के लिए। दे न्यू अबाउट द वास्ट वेल्थ ऑफ प्लांट्स इन द सराउंडिंग फॉरेस्ट। वो
अपने आसपास के जो पेड़ पौधे होते थे उसके इम्पोर्टेंस को वो समझते थे, उसकी अहमियत को समझते थे, फॉरेस्ट को, एंड कलेक्टेड रूट्स, और उनकी जड़ों को, फ्रूट्स एंड अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस फॉर देयर फूड्स, या जो कुछ उनके आसपास में होता था, जंगल होते थे या फिर जो रूट्स होती थी, फ्रूटें हुआ करती थी, उसे वो लोग जमा करके अपना खाना, अपने खाने के लिए उसे जमा करते थे। आल्सो हंटेड एनिमल्स, वो जानवरों के भी शिकार किया करते। तो ये पूछा जा सकता है कि जो आज हो रहा है, ठीक है, कि लोग फूड को क्या नाम है फॉरेस्ट से लेते हैं, ठीक है, और फॉरेस्ट से लेने के बाद उसे मतलब प्रोड्यूस भी करते हैं। तो जो प्रोसेस आज चल रहा है ये प्रोसेस पहले भी था, लोग इतने स्किल्ड थे कि इस काम को पहले भी वो लोग करते थे। नाउ फाउंड द सुलेमान एंड किरथर हिल्स टू द नॉर्थ वेस्ट। अब आपको इसी मैप में सुलेमान किरथर हिल जो है फाइंड आउट करना नॉर्थ वेस्ट में। नॉर्थ वेस्ट आपका यहाँ पे मैं दिखा दूँ, पहले डायरेक्शन आपको हमेशा ऐसे ही देखना है, ठीक है। ये आपका नॉर्थ है, ये आपका नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ठीक है। तो ये आपका होगा नॉर्थ वेस्ट ही हो जाएगा, ठीक है। ये नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा, साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट, ये आपका डायरेक्शन है। डायरेक्शन को आप समझिएगा, तब आपको नक्शा में देखने में मदद मिलेगी। तो सुलेमान और किरथर, यहाँ आप देखिएगा, यहाँ पे दोनों आपको मिल जाएगा, सुलेमान किरथर। तो ये आपका नॉर्थ वेस्ट में पड़ जाता है। तो यहाँ पे सीटेड में आपका जो सवाल बनेगा, तो सीटेड में आपका सवाल ऐसे ही बनेगा कि सुलेमान और किरथर जो है ये नक्शे में किधर पड़ता है। तो अगर आप यहाँ ऐसे ही लाइन बाय लाइन पूछता है, ऐसे ही पूछेगा और कुछ नहीं, तो आपको अगर याद है तो आपको वहाँ दे देगा नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट। तो अगर आपको पता है तो नॉर्थ वेस्ट मारेंगे, तो आपका आंसर सही हो जाएगा। तो इसी वजह से कहा जाता है कि एनसीईआरटी सीटेड के लिए आप लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी से 6 to 8 पढ़ लीजिए, आपका आराम से निकल जाएगा। तो some of the areas where women and men first began to grow crops such as wheat and barley about 8,000 years ago are located here। तो मतलब बताया जा रहा है कुछ मर्द या औरत जो अनाज उगाया करते थे, अनाज की खेती करते थे, क्या गेहूँ और जौ, वो 8,000 साल पहले इस काम को किया करते थे। और कहाँ पे, यहीं पे किया करते, सुलेमान और किरथर जो हिल है यहाँ पे वो लोग इसको उगाया करते थे। पीपल आल्सो बेगन rearing animals like sheep, goat and cattle and lived in village। और लोग यहाँ पे जानवरों को भी पालना शुरू कर देते हैं, शीप को, गॉट को एंड कैटल को, एंड लिव्ड इन विलेज, और गाँव में रहना शुरू कर दिए थे। लोकेट द गैरो हिल्स टू द नॉर्थ ईस्ट एंड द विंध्यास इन सेंट्रल इंडिया। तो नॉर्थ ईस्ट दीज वर सम ऑफ द अदर्स एरियाज वेयर, इनके अलावा ये भी कुछ एरियाज थे जहाँ पे लोग, विंध्य आपका यहाँ पे पड़ेगा, ठीक है। ये आप देखिए नर्मदा के ऊपर ये आपका विंध्या है। नॉर्थ वेस्ट, गैरो नॉर्थ वेस्ट। एग्रीकल्चर डेवलप्ड, यानी और कुछ जगहों पे वो लोग खेती भी किया करते थे। द प्लेसेस वेयर राइस वाज फर्स्ट ग्रोन आर टू द नॉर्थ ऑफ द विंध्यास, ठीक है। तो सबसे पहले जहाँ पे चावल की खेती हुई थी वो कहाँ पे, नॉर्थ ऑफ द विंध्यास, विंध्यास के नॉर्थ में हुआ था। तो आपका जैसा कि मैं दिखाया हूँ कि यहाँ पे नर्मदा के ऊपर आपका विंध्या दिखाया गया। तो ये नॉर्थ एरिया जो है यहाँ पे किसकी खेती होती थी, आपका यहाँ पे जो खेती होती थी वो राइस, चावल की खेती होती थी। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि सबसे पहले चावल की खेती कहाँ होती थी। तो नॉर्थ जो आपका विंध्या के नॉर्थ है वहाँ पे सबसे पहले चावल की खेती हुई थी। तो ये आपको ध्यान रखना है। ट्रेस द रिवर इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, ठीक है। तो इंडस नदी और इसके ट्रिब्यूटरी किसे कहते हैं, ट्रिब्यूटरीज आर स्मॉलर रिवर्स दैट फ्लो इनटू अ लार्जर रिवर। ट्रिब्यूटरी जो होता है एक छोटी छोटी नदियों को कहते हैं, सहायक नदियाँ जिसको कहते हैं, क्या बोलते हैं, सहायक नदियाँ जो छोटी छोटी होती है वो बड़े नदियों में आके मिल जाती हैं, तो उसे हम बोलते हैं ट्रिब्यूटरी। अबाउट
हाँ, तो ये भी आपको कीवर्ड याद रखना है। सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि कीवर्ड आपको समझते हुए चलना है कि ट्रिब्यूटरी किसे कहते हैं, आर्चियोलॉजिस्ट किसे कहते हैं, इंस्क्रिप्शन किसे कहते हैं। इन कीवर्ड्स को आपको याद करते हुए चलना है। अबाउट 4700 years ago some of the earliest cities flourished on the banks of these rivers। करीब 4700 साल पहले कुछ सिटीज़, कुछ शहर के लोग इस नदी के किनारे आके बस गए और यहाँ रहने लगे। लेटर अबाउट 2500 years ago, करीब 2500 साल पहले सिटीज़ डेवलप्ड ऑन द बैंक ऑफ गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज एंड अलोंग द सी कोस्ट। करीब 2500 साल पहले लोग गंगा नदी के किनारे बसने लगे, रहने लगे और कुछ समुद्रों के किनारे भी बसने लगे। तो ये प्रोसेस कब शुरू हुआ था? 2500 साल पहले। पूछा जाए कि लोग गंगा नदी के किनारे कब से बसना शुरू कर दिया? ऑप्शन में आप क्या आएगा? 2200, 2300, 2400, 2500। तो 2500 साल पहले। इसलिए कि सीटेट में भी जो बनेगा तो यहीं से बनेगा। रेफरेंस आपको यही देना है, दिमाग में आपको यही तारीख रखनी है। लोकेट द गंगा इन इट्स ट्रिब्यूटरी कॉल्ड द सन। ठीक है, तो लोकेट द गंगा और इसकी ट्रिब्यूटरी को क्या कहा जाता था? सन के नाम से जाना जाता था। इन एंशियंट टाइम्स द एरिया अलॉन्ग दीज रिवर्स टू द साउथ ऑफ द गंगा वाज नोन एज मगध। तो साउथ ऑफ गंगा, गंगा जो है, गंगा के साउथ का जो एरिया है उसको हम किस नाम से जानते थे? यानी ये गंगा यहाँ पे है, इसका जो साउथ का एरिया है इसको हम मगध के नाम से जानते थे। ठीक है, तो इसको एंशियंट टाइम में, ठीक है, एंशियंट टाइम के अकॉर्डिंग पूछेगा तो वो साउथ, गंगा का जो साउथ एरिया उसको मगध के नाम से जानते थे। नाउ लाइंग इन द स्टेट ऑफ बिहार। और ये मगध आपका कहाँ पड़ता है? ये आपका अब बिहार में पड़ रहा है। तो अब पूछे एंशियंट के अकॉर्डिंग कहाँ पड़ता था? तो गंगा के साउथ के एरिया को हम मगध के नाम से जानते थे। नाउ रिसेंटली इट इज़ लोकेटेड इन बिहार। तो ठीक है, अब मगध आपका बिहार में लोकेट है। Its rulers were very powerful and set up a large kingdom. Kingdoms were set up in the other parts of the country as well। यहाँ के जो रूलर थे मगध के बहुत ज़्यादा पावरफुल थे और ये लोग उसके बाद फिर दूसरे जगह भी जाके सेटल हो गए। यहाँ के बाद दूसरी जगह पे ये सेटल हो गया और वहाँ काम करें। थ्रू आउट पीपुल ट्रेवल्ड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट टू अनदर। और लोग उसके बाद एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करना स्टार्ट कर दिए। द हिल्स एंड हाई माउंटेन्स इंक्लूडिंग हिमालय, डिजर्ट, रिवर्स एंड सीज मेड जर्नी डेंजरस एट टाइम्स। कि लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने लगे, एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ की तरफ जाने लगे। ठीक है, जैसे हिमालय है, रेगिस्तान चले गए, नदियों को पार करने लगे, एंड सीज़ और समुद्रों को। हालांकि ये सारे काम उनके लिए काफ़ी दुश्वार थे, लेकिन ये फिर भी उसको पार करते गए। बट नेवर इम्पॉसिबल। दुश्वार तो थे लेकिन ऐसा नहीं था कि वो कर नहीं सकते थे। उन तमाम दुश्वारियों का सामना करके वो आगे बढ़े और जर्नी करके आगे निकले। सो मैन एंड वोमेन मूव्ड इन सर्च ऑफ लाइवलीहुड। इस वजह से क्यों करते थे वो लोग एक जगह दूसरे जगह जाना? ताकि वो अपने ज़िंदगी, लाइवलीहुड जो उनका है, खाने पीने रहने सहने का बंदोबस्त वो आसानी से कर सके। एज आल्सो टू एस्केप फ्रॉम नेचुरल डिज़ास्टर लाइक फ्लड्स और ड्रॉट्स। और इस वजह से वो भी एक जगह से दूसरी जगह जाते थे कि वो बच सके। डिज़ास्टर जो है, आपदा है या कुदरती बला है, उससे बच सके, या फ्लड आ जाए, ड्रॉट, सूखा पड़ जाए, इन तमाम चीज़ों से बचने के लिए भी वो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। ये हम पास्ट की बात कर रहे हैं। पास्ट में ऐसा होता था लोगों के साथ। ये कहानी आपको पूरी दिमाग में रखने की ज़रूरत है। समटाइम्स मैन मार्च्ड इन आर्मीज़ कॉन्करिंग अदर्स लैंड। कभी कभी ऐसा भी होता था कि लोग मार्च करते थे या चलते चलते जंग कर लेते थे और जंग करके वहाँ की ज़मीन को वो लोग जीत लिया करते थे, फतह कर लिया करते थे। बेसाइड्स मर्चेंट्स ट्रेवल्ड विद कारवांस और शिप्स कैरिंग वैल्यूएबल गुड्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। वो जो लोग सफ़र करते थे अपने साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंस वैल्यूएबल आइटम्स भी लेके चलते थे जब एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। क्योंकि वो जहाँ भी रहते थे उनके पास कुछ चीज़ें होती थी, उसमें कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंस भी होती थी जिसे वो लोग छोड़ते नहीं थे। एक जगह से दूसरी जगह जाते थे तो उसे लेके अपने साथ वो जाते थे। And religious teachers walked from village to village, town to town, stopping to offer instruction and advice on the way. Finally, some people
परहैप्स ट्रेवल ड्राइवन बाय स्पिरिट ऑफ एडवेंचर। और कुछ लोगों का शौक़ होता था कि एक जगह से दूसरी जगह वो जाए, सफ़र करे, उन्हें मज़ा आता था उसमें, ठीक है। तो कुछ लोग तो मजबूरन एक जगह से दूसरी जगह सफ़र करते थे, कुछ लोगों को एक एडवेंचर के लिए अपना वो ट्रेवल करते थे। वांटिंग टू डिस्कवर न्यू एंड एक्साइटिंग प्लेसेस। वो क्यों एडवेंचर के लिए करते थे कि वो नई चीज़ों को खोज करें, नई जगहों के बारे में खोज करें। ऑल दीज लेड टू द शेयरिंग ऑफ आइडियाज़ बिटवीन पीपुल, ताकि वो अपने आइडियाज़ को लोगों के दरमियान शेयर कर सके और लोगों के आइडियाज़ को वो ले सकें कि वहाँ के लोग कैसे रहते हैं और उन्हें अपना आइडिया दे सके और वहाँ के लोग क्या फील करते हैं उनके आइडिया को ले सके। तो कुछ लोग इसलिए भी ट्रेवल करते थे एक जगह से दूसरी जगह कि अपने आइडियाज़ को शेयर कर सके। और कुछ लोगों के साथ मजबूरी होती थी कि वो नेचुरल डिज़ास्टर से बचने के लिए, ड्रॉट से बचने के लिए, और क्या नाम है, सूखा से बचने के लिए, फ्लड वगैरह से बचने के लिए, लाइवलीहुड सर्चिंग के लिए इस वजह से निकलते थे। तो डिफरेंट वेज होते थे एक आदमी को या बहुत सारे लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जर्नी करने की वजह। वाई डू पीपल ट्रेवल नाउ डेज। आज के दौर में लोग क्यों एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करते हैं। लुक एट मैप वंस मोर। हिल्स, माउंटेन्स एंड सीज फ्रॉम द नेचुरल फ्रंटियर्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट वाइल इट वॉज डिफिकल्ट टू क्रॉस दीज फ्रंटियर्स दीज हु वांटेड कुड एंड डिड स्केल ऑफ माउंटेन्स एंड क्रॉस द सीज। कुछ लोग उस टाइम पे क्या होते थे कि एक जगह को छोड़ के वो दूसरी जगह आ जाते थे और यहाँ पे वो रह जाते थे। वाइल इट वाज डिफ़िकल्ट टू क्रॉस दिस फ्रंटियर्स। हालांकि ये यानी बॉर्डर, यानी एक जगह से दूसरी जगह जाने के दरमियान जो उनके बीच में बॉर्डर हुआ करता था उसे पार करना काफ़ी दुश्वार होता था, काफ़ी कठिन होता था। दीज हु वांटेड कुड एंड डिड स्केल ऑफ माउंटेन्स। वो जो चाहते थे कि पहाड़ों को पार करके दूसरी जगह जाए ताकि कुछ सीखे। एंड क्रॉस द सीज, और समुद्रों को पार करके, क्योंकि लोग उस टाइम पे क्या था, कोई ट्रेवलिंग सिस्टम तो थी नहीं, कोई टेक्निक ऐसा था नहीं कि वो हवाई जहाज़ से या ट्रेन से या कोई मोटरसाइकिल वगैरह से, ऑन फुट ही चलते थे। इसी वजह से माउंटेन्स क्रॉस करते थे, सीज़ को सीज़ को क्रॉस करके वो लोग जाते थे। पीपल फ्रॉम अक्रॉस द फ्रंटियर्स आल्सो केम इनटू सब कॉन्टिनेंट एंड सेटल्ड हियर। एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, वहाँ रह जाते थे, या फिर वहाँ से लोग इस सब एक सब कॉन्टिनेंट से दूसरे सब कॉन्टिनेंट में जाते हैं, वहाँ रह जाते थे, और दूसरे सब कॉन्टिनेंट से इस सब कॉन्टिनेंट में आते तो यहाँ रह जाते थे, ठीक है। तो ये अब जो हमारा नाम पड़ गया है, हिंदुस्तान पड़ गया है, अमेरिका पड़ गया, इस टाइम पे ये नहीं थे, बल्कि दूसरे नाम से जाने जाते थे। आहिस्ता आहिस्ता इनका डेवलपमेंट हुआ है। तो ये क्या नाम है कि लोग क्यों सफ़र करते थे, ताकि एक जगह से दूसरी जगह जाके वो सेटल हो सकें। और उनके सफ़र करने से या उनके ट्रेवल करने से, यात्रा करने से क्या फ़ायदा हुआ। दीज मोमेंट्स ऑफ पीपल इनरिच्ड आवर कल्चरल ट्रेडिशंस। इससे क्या हुआ कि हमारा जो कल्चरल ट्रेडिशन है वो बहुत ज़्यादा इनरिच हो गया, बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया। पीपल हैव शेयर्ड न्यू वेज ऑफ carving stone, composing music and even cooking food over several hundreds of years। तो इससे क्या हुआ कि एक आदमी एक जगह से दूसरी जगह गया, तो वहाँ जाने के बाद उसका जो स्टोन से चीज़ें बनाने का तरीका था उसमें वो तब्दीली किया। कंपोजिंग म्यूज़िक बनाने का जो तरीका था उसमें भी और किया, और खाना बनाने का तरीका था। इसलिए कि हर जगह के लोगों को रहन सहन, खान पियन उनका अपना अलग होता था, तो अपने आइडियाज़ को वो शेयर करते गए जहाँ भी गए। तो इस तरह से उनका जो कल्चर था, यहाँ के कल्चर में कुछ वेरिफिकेशन आया और अदर कल्चर्स में भी वेरिफिकेशन आया, लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जर्नी करने की वजह से। तो ये फ़ायदा हो गया लोगों के जर्नी करने से। तो जर्नी भी काफ़ी जर्नी का इफ़ेक्ट भी काफ़ी अच्छा दिखा लोगों के आइडियाज़ को शेयर करने के बाद। नेम ऑफ द लैंड्स। टू ऑफ द वर्ड्स वी ऑफन यूज़ फॉर आवर कंट्री आर इंडिया एंड भारत। दो वर्ड्स बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है हिंदुस्तान में, एक हमारा इंडिया है और एक भारत। द वर्ड इंडिया कम्स फ्रॉम द इंडस कॉल्ड सिंधु इन संस्कृत। जो इंडिया हमारा वो इंडस से आया है, ठीक है। पहले इंडस था, इंडस का शब्द हम बोलते थे जिसको क्या ना संस्कृत में सिंधु कहते हैं, ठीक है। ये हमारा संस्कृत के सिंधु लफ्ज़ से इंडस आया और इसी को बाद में इंडिया का नाम दे दिया गया है। The Iranians and Greeks who came through the northwest about 25 years ago and were familiar with the Indus। ईरान के रहने वाले जो कि 2500 साल पहले नॉर्थ वेस्ट से आए थे। किससे? नॉर्थ वेस्ट। आपको यहाँ भी रखना है ध्यान में, ये आपका नॉर्थ वेस्ट है, ठीक है। ये नॉर्थ वेस्ट है, यहाँ से लोग आए थे। अगर पूछा जाए कि ईरानियंस
हिंदुस्तान में कहाँ से आए हैं? ईरानियंस, फ्रॉम वेयर द ईरानियंस केम इनटू इंडिया। तो आपको आंसर वहाँ पे फिट करना है, ईरानियंस केम फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। तो नॉर्थ ईस्ट से वो आए थे, ये आपको ध्यान में रखना है इतना कि नॉर्थ ईस्ट से ईरानियन आए थे, इंडिया में वो सेटल्ड हो गए थे। ये आपके सीटेट के पर्पज़ से मैं बता रहा हूँ, या जो फिर जो लोग स्कूलिंग की तैयारी कर रहे हैं या फिर जिनका एग्ज़ाम है या इंटरेस्टेड है कि हिस्ट्री को समझे, वो लोग भी इन पॉइंट्स को ध्यान में रखें। जो हायर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो लोग भी इन पॉइंट्स को देख सकते हैं। छोटे छोटे पॉइंट्स हैं लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंस हैं। अगर अच्छा लग रहा है वीडियो तो दोस्तों इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए। जो कोई भी सीटेट की तैयारी कर रहे हैं या फिर स्कूलिंग की तैयारी कर रहे हैं या फिर हायर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जहाँ कहीं भी इस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं और चैनल पे पहली बार आए हैं और इस तरह की वीडियोस को आप चाह रहे हैं कि आपको दिया जाए, तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो ये कहा जा रहा है कि कहाँ से आए थे? नॉर्थ ईस्ट से आए थे 2500 साल पहले। और फिर इंडस, इट्स मीन इंडस क्या है? ये आपका जो सिंधु से लिया गया है, यहाँ पे आप सेटल होना शुरू हो गए। कॉल इट हिंदूस और इंडस। और आने के बाद इसको वो लोग क्या कहने लगे? ईरानियन जब आए तो इसको हिंडस और इंडोस कहना शुरू कर दिए। पहले तो ये इंडस था जो कि सिंधु से लिया गया था, ईरानियन आए उसको नाम क्या दे दिया? हिंडस या फिर इंडोस, ये दो नाम दिए थे। एंड द लैंड ऑफ द ईस्ट ऑफ द रिवर वाज कॉल्ड इंडिया। ईस्ट ऑफ द रिवर, ठीक है। ये ईस्ट एरिया जो है, ये ईस्ट एरिया जो हमारा है, ठीक है, इसको हम सेंटर मानते हैं। ये ईस्ट एरिया जो है इसको हम क्या नाम देने लगे? इंडस का नाम दिया जाने लगा। द ईस्ट ऑफ द रिवर वाज कॉल्ड इंडिया। तो रिवर का जो ईस्ट एरिया है पहले हम इसी को कहते थे, ठीक है, इसी को हम इंडस कहते थे स्टार्टिंग में। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये जिस तरह स्प्रेड होता गया, इसके एरिया में बहुत सारे एरियाज़ भी दाखिल होने शुरू हो गए, इसमें इंटर्ड होना शुरू हो गए। The name Bharata was used for a group of people who lived in north west. स्पेशली क्या हुआ? ये भारत का जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ उन लोगों की वजह से होने लगा जो ज़्यादातर लोग यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट में रहते थे। तो भारत नाम पढ़ने की वजह क्या है? कि जो लोग ज़्यादातर नॉर्थ वेस्ट में रहते थे उनकी वजह से इसका नाम भारता रखा जाने लगा। और भारत के माने ही क्या है कि यहाँ पे डिफिनेशन भी आप देख सकते हैं कि साफ साफ लिखा हुआ है, द नेम भारत वाज यूज फॉर अ ग्रुप ऑफ पीपुल। मतलब एक लोगों की एक जमात के लिए, एक ग्रुप के लिए इसको इस्तेमाल करने लगा गया था जो कि नॉर्थ वेस्ट में रहते थे। एंड हु आर मैंशन इन द ऋग्वेद। और इसका जिक्र ऋग्वेद में भी है। द अर्लीस्ट कंपोजिशन इन संस्कृत डेटेड टू अबाउट 3500 ईयर्स अगो, लेटर इट यूज फॉर द कंट्री। जो कि ऋग्वेद में है और ये 3500 साल पहले के बारे में इसमें बताया गया, डेट किया गया है, लिखा गया है। और इसको आज बहुत सारे कंट्री में इसको इस्तेमाल किया जाने लगा, ठीक है। यानी इंडिया को बहुत सारे कंट्री में इस्तेमाल किया जाने लगा इंडिया वर्ड जो है। और इसका जिक्र जैसा कि आपको ऋग्वेद में है और ऊपर यहाँ पे आपको दिखा है कि ये संस्कृत का वर्ड है। तो ये 3500 ईयर्स अगो इसका यूज़ हुआ था और इसको बहुत सारे कंट्री में आज जाने लगा है। फाइंड आउट अबाउट द पास्ट। देयर आर सेवरल वेज ऑफ फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट। वन इज़ टू सर्च फॉर एंड रीड बुक्स दैट वर रिटन लॉन्ग एगो। उसके लिए ज़रूरी क्या है? अगर हम पास्ट के बारे में जानना चाहें तो ज़रूरी क्या है कि जो किताबें लिखी गई काफ़ी पुराने ज़माने में उसे हम पढ़ें ताकि पास्ट के बारे में पता चले। दीज आर कॉल्ड मैन्युस्क्रिप्ट्स बिकॉज दे वर रिटन बाई हैंड। दिस कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड मैनु मीनिंग हैंड। these were usually written on palm leaf or one of the specially prepared bark of a tree known as the birch which grown in the Himalayas। तो प्राचीन काल में लोग क्या करते थे? जो हिस्ट्री की चीज़ें होती थी उसे मैन्युस्क्रिप्ट करते थे, ठीक है। मैन्युस्क्रिप्ट क्या होता है? उस ज़माने में कोई प्रेस मशीन तो थी नहीं, लोग हाथ से लिखते थे। किससे? हाथ से। वो मैनुअल करते थे, हाथ से उसे लिखते थे। और लिखने के लिए वो क्या यूज़ करते थे? वो स्पेशली जो होता था बार्क ऑफ ट्री, पेड़ का जो छिलका होता था ना, उस पर वो लोग लिखते थे। और जिस पेड़ के छिलके पे लिखते थे उसे बोलते बर्च ट्री। क्या है? बर्च ट्री पे वो लिखते थे और हिमालय में वो ज़्यादातर पाया जाता था, ठीक है। वेयर द बर्च ट्री वर ग्रोन, द बर्च ट्रीज
वर ग्रोन इन हिमालयाज। पूछा जाएगा कि बर्च ट्री कहाँ पे पाया जाता था, तो हिमालय में आपका बर्च ट्री पाया जाता है। उसी पे पास्ट टाइम में लोग हिस्ट्री को लिखते थे। यहाँ पे अगर आप पढ़िएगा तो यहाँ भी कुछ खास बातें। अ पेज फ्रॉम अ पाम लीफ मैन्युस्क्रिप्ट, दिस मैन्युस्क्रिप्ट वाज रिटन अबाउट 1000 ईयर्स अगो। और ये जो 1000 साल पहले लिखा गया। द पाम लीव्स वर कट इनटू पेजेस एंड टाइड टुगेदर टू मेक बुक। जो पाम ट्री था उसको पेज पेज में छोटा छोटा करके लिख दिया गया ताकि उससे एक किताब बनाई जा सके। टू सी अ बर्च बार्क, ठीक है, तो एक ताकि पूरा बर्च बार्क जो है एक मैन्युस्क्रिप्ट देखने मिले। टर्न टू पेज 45 तो दिखेगा आपको वहाँ पे। तो यहाँ पे क्या पता चला कि जो प्राचीन काल में लिखे जाते थे, किस पे लिखे जाते थे, बर्च ट्री पे। यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये है कि जो पास्ट की हिस्ट्री है उसे लोग उस टाइम के बर्च ट्री पे लिखते थे। और बर्च ट्री की पैदावार कहाँ होती थी, हिमालय में। तो ये आपको ध्यान रखना है। Over the years, many manuscripts were eaten away by insects. Some were destroyed, but many. ओवर द ईयर्स, कई साल पहले बहुत सारे मैन्युस्क्रिप्ट का समझ गए ना, मैन्युस्क्रिप्ट समझ गए। और बहुत सारा टर्म्स ऊपर आया उसे समझ गए। टर्म्स को ज़रूर समझते चलिएगा। वर इटेन, बहुत सारे ऐसे मैन्युस्क्रिप्ट्स है जिसको कीड़े मकोड़े ने खा के बर्बाद कर दिया, कुछ वैसे ही बर्बाद होएगा। बट मेनी, देखिए उनके लिखने का जो तरीका था, ये मैनुअल आपका है, ठीक है, ये हम कह सकते हैं मैन्युस्क्रिप्ट है, ये मैनुअल है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे होल किया गया है, यहाँ पे होल है, होल करके इस तरह इसको टाई करके एक बुक की शक्ल ये देते थे, एक मतलब बाइंडिंग कर लेते थे बुक की तरह इसको। बट मैनी हैव सर्वाइव्ड, बर्बाद होने के बाद भी बहुत सारे पेजेस उसके बच गए थे। ऑफन प्रिजर्व्ड इन टेम्पल्स एंड मोनास्ट्रीज, बहुत सारे मतलब मंदिर में रखे गए या मोनास्ट्री है उसमें रखने की वजह से वो किताबें कुछ बच गई। दीज बुक्स डील्ड विद ऑल काइंड्स ऑफ सब्जेक्ट्स, रिलीजियस बिलीफ एंड प्रैक्टिस। इन किताबों में किन चीज़ों का जिक्र है, आपके जो रिलीजियस है और जो आपका बिलीफ है, प्रैक्टिस है, उनके काम करने का, पूजा इबादत करने के जो तरीके हैं, उन तमाम चीज़ों के बारे में उसमें मेंशन किया गया। द लाइव्स ऑफ किंग्स और द लाइव्स ऑफ किंग्स, मेडिसिन, साइंस, तो उसमें जो राजाओं की ज़िंदगी थी उसके बारे में, दवाइयों के बारे में, साइंस के बारे में। बेसाइड्स देयर वर इपिक्स, पोएम्स, प्लेज, मैनी ऑफ दीज वर रिटन इन संस्कृत। और संस्कृत में जो आपके इपिक्स थे, पोएम्स थे, प्लेज थे, सॉन्ग वगैरह थे, मैनी दीज वर रिटन इन द संस्कृत, और वो सारे के सारे उसमें संस्कृत के बारे में लिखे गए थे। तो बहुत सारी चीज़ों के बारे में उसमें कल्पना करके या ऑथेंटिक जो थे उसमें लिखे गए थे, ताकि लोग उसको पढ़ के पास्ट के बारे में आसानी से समझ सके कि पास्ट में क्या सिचुएशन था। अदर्स वन प्राकृत लैंग्वेज यूज्ड बाय ऑर्डिनरी पीपुल। तो प्राकृत लैंग्वेज है जो एक तरह के आम जबान थी, इसे लोग आम तौर से इस्तेमाल करते हैं। एंड तमिल, और तमिल जबान भी थी। तो ठीक क्या है, संस्कृत है और प्राकृत है और तमिल, ये जबानें थी जिसे लोग यूज़ करते थे। या फिर इसमें आपके चूँकि ऑर्डिनरी जो देखते हैं तो ये प्राकृत लैंग्वेज में लिखी हुई थी। We can also study inscriptions. These are writing on a relatively hard surface such as stone or metal. Sometimes kings got their orders inscribed so that people could see. और इंस्क्रिप्शन क्या होता है, ये हार्ड सरफेस पे लिखा जाता है। सपोज दैट आपको स्टोन पे अगर लिखना है तो स्टोन पे अगर आप लिखने के दो तरीके हैं, या तो उसको आप खुदाई करके उसके लिखें, ठीक है, उसको डिगिंग करके लिखा जाता है, खुदाई करके, या फिर उसको कोई सिंबल के थ्रू उस पर लिखा जाता है। दो तरीके होते हैं लिखने के। Inscription. These were writing on relatively hard surface such as stone or metal. Sometimes kings got their orders inscribed so that people could see. कभी कभी ऐसा होता था कि राजा कुछ लिखने का उस पर ऑर्डर देता था ताकि लोग उसे देख सकें। कह सकते हैं कि नोटिस बोर्ड जो होता था वो इस तरह का कुछ नोटिस करना होता था तो भी उसे लिख दिया करते थे ताकि लोग उसको देख के समझ जाए। चूँकि उस टाइम पे पेज का कॉन्सेप्ट था नहीं, तो यह हार्ड सरफेस पे इंस्क्राइब चीज़ों को कर देते, या फिर अपने मेमोरी के लिए, ठीक है, मेमोरेंडम के लिए भी कुछ इस तरह करते थे कि उसे हार्ड सरफेस पे लिखवा देते थे, ताकि एक तरह का उनका एक तरह का गिफ्ट के तौर पर वो रखा रहा। जिस तरह आज के दौर में हम कोई किसी को गिफ्ट देते हैं तो वो उस तरह गिफ्ट के लिए भी वो लोग ऐसे ही यूज़ करते थे। Sometimes
किंग्स गॉट देयर ऑर्डर्स इंस्क्राइब्ड सो दैट पीपल कुड सी रीड एंड ओबे देम, ठीक है, वही कि उसे पढ़ सके और उसकी आज्ञा को मान सके। देयर आर अदर काइंड्स ऑफ इंस्क्रिप्शंस एज वेल देयर वेयर मेन एंड वोमेन इंक्लूडिंग किंग्स एंड क्वींस रिकॉर्डेड व्हाट दे डिड। और बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस ऐसे हैं जहाँ पे लोग या राजा या राजाएं जो हैं या रानियाँ जो हैं वो अपने रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए इंस्क्रिप्शन का इस्तेमाल करते थे, ताकि वो रिकॉर्ड के तौर पे पड़ा रहे, इन फ्यूचर लोग उसका अध्ययन कर सके। फॉर एग्जाम्पल किंग्स ऑफन केप्ट रिकॉर्ड्स ऑफ विक्ट्रीज इन बैटल्स, जैसा कि राजा क्या करते थे कि वो अपने रिकॉर्ड्स को रखने के लिए इंस्क्रिप्शन का प्रयोग करते थे। यहाँ से अगर देखते हैं इन ओल्ड इंस्क्रिप्शन दिस इंस्क्रिप्शन डेट्स टू अबाउट 2250 यानी 2250 साल पहले, ठीक है। द ओल्ड इंस्क्रिप्शन मतलब सबसे पुराना जो इंस्क्रिप्शन है 2250 साल पहले एंड वाज फाउंड इन कंदर प्रेजेंट डे अफगानिस्तान। तो सबसे पहले जो एक तरह का इंस्क्रिप्शन पाया गया था वो 2250 साल पहले। आपको यही देखना है कि व्हेन द फर्स्ट टाइम इंस्क्रिप्शन was found and where the first time आपका आंसर होगा द फर्स्ट टाइम इंस्क्रिप्शन was found in 22 and 50 इन अफगानिस्तान। तो आपको एज इट इज़ देखना है, जो आपको दे दिया गया एनसीईआरटी में वही आपको रेफरेंस मानते हुए चलना है और उसी को आपको समझते हुए चलना है। तो कहाँ पाया गया था सबसे पहले? वो अफगानिस्तान में, जो प्रेजेंट डे में अफगानिस्तान में, उस टाइम पे कहीं और रहा होगा वो लोकेशन, लेकिन 2250 साल पहले और ये अफगानिस्तान में था। इट वाज इंस्क्राइब्ड ऑन द ऑर्डर्स ऑफ अ रूलर नेम्ड अशोका। और इसको कब लिखा गया था? ये मतलब किस राजा के हुक्म पे लिखा गया था? अशोका के हुक्म पे इसको लिखा गया था। यू विल रीड अबाउट हिम इन चैप्टर 8 व्हेन वी, आप इसको 8वीं चैप्टर में डिटेल, आगे नेक्स्ट चैप्टर जो आएगा उसमें आप डिटेल से पढ़िएगा। यहाँ पे क्लू दे दिया गया है। व्हेन वी राइट एनीथिंग वी यूज अ स्क्रिप्ट, जो उसमें कहा गया कि हम जब भी कोई चीज़ लिखना चाहते तो स्क्रिप्ट करते थे, यानी हार्ड सरफेस पे उसे हम खुदाई करके लिख देते थे। जिस तरह यहाँ पे आपको दिख रहा है ये वाला ना, ये सब आपको कुंदा करके लिखा गया है, ठीक है। ये आपको खोद के लिखा गया, छोटा छोटा काट करके, ताकि ये मेंटेन सस्टेन रहता है। ये इसको मिटाना आसान नहीं होता है। वी यूज़ स्क्रिप्ट्स कॉन्सिस्ट ऑफ लेटर्स और साइंस। इसमें क्या होता था? कोई लेटर हो सकता है या कोई साइन हो सकता है। व्हेन वी रीड व्हाट इज़ रिटन आई स्पीक वी यूज़ अ लैंग्वेज। जब हम ये समझते हैं कि इसे पढ़ें या समझें क्या है, तो हम किसी लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। दिस इंस्क्रिप्शन वाज इंस्क्राइब्ड इन 2 डिफरेंट स्क्रिप्ट्स लैंग्वेज। ग्रीक टॉप पे रहता था, आर्मिक, 2 लैंग्वेज का ऐसे इस्तेमाल होता था, एक ग्रीक है और एक आर्माइक। तो ग्रीक जो आपका टॉप पे होता था और सेकंड जो है वो आपका नीचे होता है। विच वर यूज्ड इन दिस एरिया, जो कि इसमें इस्तेमाल किया जाता था। तो ये कुछ बातें हैं पॉइंट्स की जो आपको याद रखने की ज़रूरत है। कैन यू थिंक ऑफ द एडवांटेज ऑफ राइटिंग ऑन ए हार्ड सरफेस एंड व्हाट कुड हैव बीन द डिफ़िकल्टीज़। क्या आप ये सोच सकते हैं कि हार्ड सरफेस पे लिखने का फ़ायदा क्या है और उसके लिखने में कितनी दुश्वारियां हैं? तो यहाँ पढ़ते हैं, अभी बात समझ में आ जाएगी। There were many other things that were made and used in the past. Those who study these objects are called archaeologists. जो इंस्क्रिप्शंस का जो अध्ययन करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? आर्कियोलॉजिस्ट बोलते हैं। अब आपको यहाँ से एक सवाल क्लियर हो जाएगा। व्हाट इज़ कॉल्ड अ पर्सन हु स्टडी इंस्क्रिप्शंस, ठीक है। सवाल बनेगा व्हाट इज़ कॉल्ड अ पर्सन हु स्टडीज इंस्क्रिप्शंस। जो इंस्क्रिप्शन का अध्ययन करता है उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं। दे स्टडी द रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग्स मेड ऑफ स्टोन एंड ब्रिक्स। वो क्या करते हैं कि वो जो बिल्डिंग होती थी उसका वो अध्ययन करते थे कि वो पत्थर का बना है या ईंट का बनाया गया, पेंटिंग एंड स्कल्पचर्स। दे आल्सो एक्सप्लोर एंड एक्सक्वेट। वो और भी चीज़ों के बारे में मालूमात करते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं। और खुदाई वगैरह जो होती है कि किसी चीज़ को कहीं खोद के हम कुछ पता करें, नई चीज़ों को डिस्कवर करें, उन चीज़ों के बारे में वो लोग काम करते हैं। डिग अंडर द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो ज़मीन के जो नीचे का हिस्सा है उसकी वो डिगिंग करते हैं, खुदाई करते हैं और वहाँ से चीज़ों को कलेक्ट करते हैं। टू फाइंड टूल्स वीपन्स, कि वहाँ से वो टूल्स जो उसे पा सके, वीपन्स को पा सके, पॉट्स, पैंस, ऑर्नामेंट्स एंड कॉइन्स, इन चीज़ों को वो पा करके आइडियाज़ ले सके।
मैं मीनिंग बता दूं आपको। टूल्स औजार को बोलते हैं, वीपन्स जो हथियार होता है, पॉट्स बर्तन है, पैंस कढ़ाई, ऑर्नामेंट्स मतलब पहनने के जो जेवरात होते हैं, जो उन लोगों को जेवर होता है, ज्वेलरीज एंड कॉइन्स, और जो उन लोगों का करेंसी होता था। इन चीज़ों के बारे में वो अंदाज़ा लगाते थे चीज़ें कितनी पुरानी है। कार्बन डेटिंग 14 के ज़रिया वो चीज़ों के एज के बारे में पता कर देते थे और अंदाज़ा लगा लेते थे कि यहाँ पे इतने साल पहले लोग रहते थे, और चीज़ों को देख के अंदाज़ा लगाते थे उनके कल्चर का तरीका ये था, रहन सहन खान पीन का तरीका भी ये था। तो डिफरेंट आइडियाज़ को उन्हें मिल जाता था ये डिग अंडर द सरफेस ऑफ द अर्थ के ज़रिया से, कि वो ज़मीन के नीचे की खुदाई करते। चूँकि जब लोग वहाँ से चले गए तो वहाँ पे मिट्टी पड़ गई और नीचे चीज़ें दब गई, ऊपर लोग फिर अपना हैबिटेट होने लगे, रहने लगे। तो नीचे की चीज़ें मालूम करने के लिए जाहिर सी बात है नीचे की खुदाई करनी पड़ेगी, ताकि वहाँ की चीज़ों को देख के हम अंदाज़ा लगाएं कि वहाँ पे क्या चीज़ें थी। अदर्स ऑफ बोन्स, बेक्ड क्लियर मेटल, इन चीज़ों को पाने के साथ साथ वो हड्डियों के बारे में पता करते थे। बेक्ड क्ले और मेटल, गीली मिट्टी के बारे में, या वहाँ के मेटल धातु जो होते थे उनके बारे में। ऑब्जेक्ट्स दैट आर मेड ऑफ आर्ट इम्प्रेसिबल सब्सटेंस यूजुअली सर्वाइव अ लॉन्ग टाइम, या वो चीज़ें जो लंबे समय तक मेंटेन रह सके, सस्टेन रह सके, उसके बारे में मालूम किए कि इसकी वजह से लोग काफ़ी लंबे समय तक रहते थे। जिस तरह कच्ची मिट्टी का हम घर बनाएं तो वो ज़्यादा दिन सस्टेन नहीं रहेगा, इन कंपेरिजन कि हम स्टोन का बनाए या बिल्डिंग का बनाए तो वो ज़्यादा सस्टेन होता है। तो इन चीज़ों से भी वो अंदाज़ा लगाते थे कि लोग यहाँ पे कितने दिनों से रह रहे हैं। जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं ये कि छोटे छोटे पॉइंट्स पे वो गौर करके वहाँ से चीज़ों को निकालते हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे लेफ्ट, अ पॉट फ्रॉम एन ओल्ड सिटी, एक यहाँ पे ये पॉट कह सकते हैं, या फिर ये इसको आप मान लीजिए घड़ा है, इसको ये एक पुराने शहर से इसको निकाला गया है। इसका मतलब कि उस टाइम पे लोग, जिस तरह आज भी लोग इस्तेमाल करते हैं घड़े को पानी नहीं पीने के लिए, तो उस टाइम पे भी लोग इसका इस्तेमाल करते थे। तो कह सकते हैं कि उस टाइम पे लोग भी काफ़ी एडवांस थे, उन्हें आइडिया था कि हमें जीवन अपनी लग्जरियस कैसे गुजारनी है, अपने अकॉर्डिंग वो अपने लाइफ को लग्जरियस स्पेंड करते थे। पॉट्स लाइक दीज वर यूज्ड अबाउट 4700 ईयर्स अगो, और ये पॉट जो है आज के 4700 साल पहले इस्तेमाल किया जाता था। तो जाहिर सी बात है कि आज के 4700 साल पहले इसका कॉन्सेप्ट उनके यहाँ आ गया था। तो कितने एडवांस थे। अगर हमारे पास आज जर्नी के लिए एरोप्लेन है, ट्रेन है, तो मतलब बहुत ज़्यादा डेवलप हम नहीं कर सकते, क्योंकि 4700 साल पहले के लोग कैसे थे, फिर भी वो लोग अपने लाइवलीहुड के लिए इन चीज़ों का इस्तेमाल करते थे। पानी पीने के लिए लग्जरियस, आज इस घड़े का इस्तेमाल लग्जरियस लोग इस्तेमाल करते हैं जो इसके इम्पोर्टेंस को समझते हैं। हाँ, तो ये पॉट जो पाया गया था, यहाँ से क्वेश्चन, ये आपका जो मार्जिन एरिया होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसे आप ज़रूर पढ़िएगा। तो ये पॉट जो पाया गया था आपका ओल्ड सिटी से 4700 ईयर्स अगो पाया गया था। राइट एन ओल्ड सिल्वर कॉइन सच एज दिस वन वर इन द यूज फ्रॉम द 25 ईयर्स अगो, और ये है जो आपको कॉइन दिख रहा है ना, ये आपके 2500 साल पहले का ये कह सकते हैं करेंसी है। ठीक है, 2500 साल पहले इस करेंसी को इस्तेमाल किया जाता था। वो लोग करेंसी भी इस्तेमाल करते थे, ये बात और है कि उनके इस्तेमाल करने का तरीका और था। वो स्टैम्प है, जो उस टाइम पे जो रूलर होता था उसके नाम का एक स्टैम्प होता था, वो स्टैम्प लगने के बाद वो सिक्का बन जाता था, वो करेंसी बन जाया करता था। इन व्हाट वे इज़ द कॉइन डिफरेंट फ्रॉम द वंस वी यूज टुडे। ये बात और है कि आज का जो करेंसी है और उस टाइम का करेंसी में डिफरेंस, जाहिर सी बात है हमेशा टाइम टू टाइम चीज़ें वेरी करती रहती हैं, तो उस तरह से बदल जाती हैं। आर्कियोलॉजिस्ट आल्सो लुक फॉर बोन्स ऑफ एनिमल्स, बर्ड्स एंड फिश। जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं वो हड्डियों को, जानवरों की हड्डियों के बारे में पता करते हैं, चिड़ियाओं के बारे में या फिर मछलियाँ के बारे में, टू फाइंड व्हाट पीपल एट इन द पास्ट, कि पता चले कि उस टाइम पे लोग क्या क्या खाते थे। हड्डियों को देखने के बाद अंदाज़ा लग जाता है कि हाँ वो लोग जानवर को भी खाते थे या जानवर का शिकार करते थे, हंटिंग करते थे। प्लांट्स रिमेनिंग सर्वाइव फॉर मोर रेयरली इफ सीड्स ऑफ ग्रेन्स और पीसेज ऑफ वुड्स हैव बीन बर्न्ड दे सर्वाइव इन अ चैरेट फॉर्म। अगर वो चीज़ें मतलब जल जाती थी तो उसे अपने इस्तेमाल में लोग लाते थे। तो पता चला कि वो जानवर का शिकार करते थे या उन्हें अपनी
खुराक के लिए इस्तेमाल करते थे। डू यू थिंक क्लॉथ इज़ फाउंड फ्रिक्वेंटली बाय आर्चियोलॉजिस्ट? क्या आप ये सोच सकते हैं कि आर्चियोलॉजिस्ट जो हैं वो कपड़े को भी पाते हैं? हिस्टोरियंस दैट इज स्कॉलर्स हु स्टडी द पास्ट ऑफन यूज द वर्ड सोर्स। जो हिस्टोरियंस होते हैं वो एक वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, सोर्स। हिस्टोरियन स्पेशली सोर्स कहते हैं, और वो सोर्स क्या होता है? जो आर्चियोलॉजिस्ट होते हैं, आर्चियोलॉजिस्ट जो पता करते हैं और उसे लिखते हैं, उसे वो रेफरेंस मानते हैं, सोर्स मानते हैं, उस बुनियाद पे वो चीज़ों को पढ़ते हैं। हिस्टोरियंस जो होते हैं वो चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। आर्चियोलॉजिस्ट क्या होता है? वो चीज़ों को डिस्कवर करते हैं। स्कॉलर्स हु स्टडी द पास्ट ऑफन यूज द वर्ड सोर्स टू रिफर द इंफॉर्मेशन फाउंड फ्रॉम मैन्युस्क्रिप्ट्स, इंस्क्रिप्शंस एंड आर्चियोलॉजी। जो मैन्युस्क्रिप्ट्स है, इंस्क्रिप्शन के जरिए या आर्चियोलॉजी के जरिए चीज़ें मिलती हैं, सोर्स मान के उसे वो उसका अध्ययन करते हैं या उस पर किताब लिखते हैं। वंस सोर्स आर फाउंड, लर्निंग अबाउट द पास्ट बिकेम एन एडवेंचर्स। तो ये इन सोर्स के जब ये सोर्सेज मिल जाती हैं तो पास्ट को लर्निंग करना, सीखना एक तरह का शौक बन जाता है, एडवेंचर हो जाता है कि लोग पढ़ें कि क्या हुआ था। एज वी रिकन्स्ट्रक्ट इट बिट बाय बिट, जिस तरह की हम इसको बनाते हैं छोटा छोटा करके, या फिर इसको हम समझते हैं छोटा छोटा करके, क्योंकि छोटे छोटे इन्फॉर्मेशन होते हैं जो कि मिलके एक बड़ा इन्फॉर्मेशन बन जाता है, अथेंटिक बन जाता है। सो हिस्टोरियंस एंड आर्चियोलॉजिस्ट आर लाइक डिटेक्टिव हु यूज ऑल दीज सोर्स लाइक क्लूज टू फाइंड आउट अबाउट आवर पास्ट। ये छोटे छोटे क्लूज जो होते हैं, जो हिस्टोरियंस होते हैं या आर्चियोलॉजिस्ट होते हैं, उन्हें अपने मतलब मंजिल तक पहुँचने में या उनको डिस्कवर करने में काफ़ी आसानी होती है। वन पास्ट और मैनी, एक पास्ट है या बहुत सारे पास्ट हैं। डिड यू नोटिस द टाइटल ऑफ दिस बुक आवर पास्ट? तो ये जो आवर पास्ट है तो इसमें लफ्ज़ वर्ड जो है पास्ट नहीं यूज़ किया गया है, ठीक है, बल्कि इसमें पास्ट, बहुत सारे पास्ट को जिक्र किया गया, मेंशन किया गया है। लफ्ज़ वर्ड ऐसे इसमें बढ़ाने के बाद ये एक तरह का प्लूरल फॉर्म बन गया है। We have used the word past in plural to draw attention to the fact that the past was different from different groups of people। इसलिए कि past जो था different groups के people के लिए different ways में past था वो। For example, the lives of herders of farmers were different from those of kings and queens। इसलिए कि जो चरवाहे थे या जो किसान थे उनकी ज़िंदगी जो डिफरेंस थी राजाओं से या फिर रानी से। तो राजा रानी के रहने का तरीका अलग था, कि जो किसान थे या चरवाहे थे उनके रहने का तरीका अलग था। इसी वजह से राजाओं की ज़िंदगी का पास्ट अलग है और चरवाहों की ज़िंदगी का पास्ट अलग है। इसी वजह से यहाँ पे वर्ड पास्ट से इस्तेमाल किया गया है प्लूरल फॉर्म में। द लाइव्स ऑफ मर्चेंट्स वर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ क्राफ्ट्स पर्सन। और जो मर्चेंट थे, फेरी करने वाले या जो कह सकते हैं बिजनेसमैन वगैरह थे, उनकी ज़िंदगी क्राफ्ट पर्सन से कहीं डिफरेंट थी, एंड सो ऑन। इस तरह की बहुत सारे डिफरेंसेस उसमें थी, जिसकी वजह से वर्ड के पास्ट की जगह पास्ट से यूज़ किया गया है। आल्सो एज इट इज़ ट्रू इवन टुडे पीपल फॉलो डिफरेंट प्रैक्टिस एंड कस्टम्स इन डिफरेंट पार्ट्स। उसके बावजूद भी लोग डिफरेंट तरीके से डिफरेंट कस्टम को फॉलो करते हैं ऑफ द कंट्री। यानी लोग में डिफरेंट, जिस तरह हमारा हिंदुस्तान एक सेकुलर कंट्री है, हर किसी को अपना राइट दिया गया है कि अपने अकॉर्डिंग अपने रिलीजियस को चूज़ करे, अपने अकॉर्डिंग अपनी लाइफ को स्पेयर करे, मतलब जो डेमोक्रेसी को मेंटेन करते हुए अपने अकॉर्डिंग अपनी लाइफ को स्पेयर करे। तो उस टाइम पे भी लोग अपने अकॉर्डिंग अपनी लाइफ को स्पेयर करते थे। फॉर एग्जाम्पल टुडे मोस्ट पीपल लिविंग इन द अंडमान गेट देयर ओन फूड बाय फिशिंग, हंटिंग एंड कलेक्टिंग फॉरेस्ट प्रोड्यूस। तो जैसे कि आज के दौर में अंडमान निकोबार में रहने वाले लोग अपने फूड को कहाँ से कलेक्ट करते हैं? मछलियों का शिकार करके, या फिर फॉरेस्ट से जो चीज़ें पैदा होती हैं उन चीज़ों को कलेक्ट करके अपना वो फूड प्रोड्यूस करते हैं। बाय कॉन्ट्रास्ट मोस्ट पीपल लिविंग द सिटीज़ डिपेंड ऑन अदर्स फॉर सप्लाईज ऑफ फूड। और जो शहर में रहते हैं वो लोग ऐसा तो कर नहीं सकते, इसी वजह से उनके लिए ज़रूरी है कि फ़ूड को सप्लाई किया जाए, अदर सिटी से उनके लिए फूड लाया जाए और उनको दिया जाए, तब उनका लाइफ सस्टेन हो सकता है। तो अंडमान निकोबार के एग्जांपल ये है कि वो जानवर से क्या नाम है मछलियों का शिकार करते थे, या पेड़ पौधे पे जो उगता था जंगलात से चीज़ों को ला करके अपने लिए वो लाइवलीहुड बनाते थे। और जो शहर में रहने वाले लोग हैं उनके लिए फूड सप्लाई ज़रूरी हो जाता है। एज दीज एग्जिस्टेड इन द पास्ट वाज वेल। जैसा कि ये पास्ट में काफ़ी अच्छा था, कि पास्ट में क्या करते थे, शहर वगैरह का तो कुछ सिस्टम था नहीं, लोगों के पास जो होता था या तो हंटिंग करते थे, एनिमल हंटिंग करते थे या फिशिंग करते थे,
और या फिर वो जो पेड़ पे जो फल होते थे उन्हीं चीज़ों को खा के रहते थे। Besides, there is another kind of difference. We know a great deal about kings and the battles they fought because they kept records of their victories. इसके अलावा ये भी है कि उस टाइम पे जो बैटल्स हुई थी, जंगें हुई थी, उस टाइम के जो राजा थे उसको रिकॉर्ड के तौर पे, जो राजा जीते थे उसको रिकॉर्ड के तौर पे रखे थे कि हम ये जंग जीते थे और इस टाइम पे जीते थे, और किस पे लिखते थे, इंस्क्रिप्शन करते थे या फिर वो मैन्युस्क्रिप्ट करते थे, जो भी उसकी सूरत होती थी उस तरह वो लिख के रखते थे ताकि वो रिकॉर्ड के तौर पे इन फ्यूचर लोग उसका अध्ययन कर सके। जनरली ऑर्डिनरी पीपल सच एज हंटर्स, फिशिंग फॉक, गैदरर्स, फार्मर्स और हर्डर्स डिड नॉट कीप रिकॉर्ड्स ऑफ व्हाट दे डिड। इसलिए कि जो गरीब लोग होते थे, किसान होते थे या फिशिंग करने वाले होते थे, गैदरर्स होते, वो लोग रिकॉर्ड को नहीं रख पाते थे, उनके पास कुछ ऐसा सिस्टम नहीं था, इसलिए कि वो अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहते थे। और जो लग्जरियस थोड़े थे, जो रूलर्स थे, उनके पास रिकॉर्ड रखने के सिस्टम थे, इसी वजह से वो रिकॉर्ड्स को रखते थे। While archaeology helps us to find out about their lives, there is much that remains unknown. जबकि आर्कियोलॉजिस्ट जो हैं उनके बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट किए, फिर भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम तक नहीं पहुंच पाई या हम नहीं जान पाए। क्यों? इसलिए कि उन लोगों ने रिकॉर्ड क्यों नहीं रखा। राजाओं के बारे में हम रिकॉर्ड आज रखे हुए हैं, इसलिए कि वो जो भी जब बैटल्स हुए थे या विक्टोरियस वो थे, उसका रिकॉर्ड हो रखे हैं, वो उसके बेस पे हम इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके बता दें कि इसके विक्टोरियस ये हैं, इसके विजेता ये हैं। और फार्मर्स वगैरह के रिकॉर्ड ना होने की वजह से हम कुछ नहीं कर पाते हैं, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन उनके छूट गए हमसे। व्हाट डू डेट्स मीन? डेट का मतलब क्या होता है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। डेट जो आपका BC हो जाता है या AD हो जाता है, या कन्वर्ट कैसे होता है, पीछे जाता है तो क्या हो जाता है, पहले होता है तो क्या होता है, काफ़ी कन्फ्यूज़न। लेकिन आज के बाद ये कन्फ्यूज़न आपका दूर हो जाएगा। इफ़ समबडी आस्क्स यू द डेट, यू विल प्रोबेबली मेंशन द डे, मंथ एंड ईयर 2000 एंड समटाइम्स। अगर आपसे कोई पूछे किसी चीज़ के डेट के बारे में, आज कौन सा डेट है, तो आप फ़ौरन उसको बता देंगे कि आज 3 अप्रैल 2020 है, रिप्लाई करेंगे। लेकिन दीज ईयर्स आर काउंटेड फ्रॉम द डेट जनरली असाइंड टू द बर्थ ऑफ जेसस क्रिस्ट। तो ये जो है ना आपका 2000 है, ये आपका जेसस क्रिस्ट जो है उनके बर्थ से स्टार्ट होता है। द फाउंडर ऑफ क्रिश्चियनिटी, जो कि क्रिश्चियनिटी के फाउंडर माने जाते हैं। सो 2000 मीन्स 2000 ईयर्स आफ्टर द बर्थ ऑफ क्रिस्ट। अगर 2000 बोला जाए, इसका मतलब कि क्रिस्ट के 2000 साल बर्थ के बाद, यानी कहें कि जेसस क्रिस्ट को पैदा हुए 2000 साल हो गए। ऑल डेट्स बिफोर द बर्थ ऑफ क्रिस्ट आर काउंटेड बैकवर्ड एंड यूजुअली हैव द लेटर्स BC बिफोर क्रिस्ट। तो अगर ये जेसस क्रिस्ट के बर्थ के पहले का जो पीरियड हम काउंट करते हैं उसको हम कहते हैं BC बिफोर क्रिस्ट, या जेसस क्रिस्ट के बर्थ के बाद का जो पीरियड हम काउंट करते हैं उसे हम बोलते हैं AD, जिसको एनो डोमिनी बोलते हैं। ठीक है, इन द ईयर ऑफ लॉर्ड गॉड जो होता है, कि चूँकि वो क्रिश्चियनिटी के वो गॉड माने जाते हैं, तो ये हमारा AD जो स्टार्ट होता है जेसस क्रिस्ट के बर्थ से स्टार्ट होता है। Before added on in this book we will refer to dating dates going back from the present using 2000 as our starting point। तो हम कह सकते हैं कि ये जेसस क्रिस्ट के बर्थ के बाद हमारा AD स्टार्ट होता है, और ये AD ही चल रहा है। BC था, जेसस क्रिस्ट के बर्थ से पहले का पीरियड जितना भी है सब BC जाता है। और अगर पूछा जाए कि सपोज दैट कि जेसस क्रिस्ट के 500 साल पहले अगर आपको बताना है, तो ये प्लस आपका 2000 हो जाएगा और प्लस फिर 500 हो जाएगा। तो इस तरह आपको टोटल कह सकते हैं कि 2500 साल पहले। ठीक है, जेसस क्रिस्ट के 5 साल उधर ले लेंगे और फिर 2000 आप 5 साल BC का और 2000 आपका AD का। तो इस तरह दोनों को अगर हम प्लस करेंगे तो हमारा हो जाएगा 2500 साल। तो इस तरह आप AD और BC को समझ सकते हैं। लेटर्स विद डेट, यहाँ पे एग्जाम्पल्स के तौर पे आप पढ़ सकते हैं। BC वी हैव सीन स्टैंड्स फॉर बिफोर क्रिस्ट। BC का फुल फॉर्म है बिफोर क्रिस्ट। यू विल समटाइम फाइंड AD बिफोर डेट्स। अब कभी कभी आपको AD भी दिखता होगा। दिस स्टैंड्स फॉर 2 लैटिन वर्ड्स एनो डोमिनी। इसका जो लैटिन वर्ड का, लातीनी ज़बान का ये वर्ड है लैटिन वर्ड, जिसका माने एनो डोमिनी, मीनिंग इन द ईयर ऑफ द लॉर्ड। ठीक है, क्रिस्ट। सो 2020 कैन आल्सो बी रिटन एज AD। जेसस क्रिस्ट के बर्थ के बाद हमेशा AD
लगेगा, जीसस क्रिस्ट के बर्थ के पहले हमेशा BC लगेगा। समटाइम्स CEE यूज इंस्टेड ऑफ AD, और कभी कभी AD की जगह CE का भी यूज़ होता है और BCE की जगह एंड BCE BC की जगह। तो यहाँ पे जिस तरह AD दिख रहा है आपको, यहाँ पे AD की जगह CE लगा देंगे, ठीक है, क्योंकि मीनिंग वही है, कॉमन एरा के माना हो जाता है। BCE लगा देते हैं, कभी कभी BC की जगह बिफोर कॉमन एरा लगा देते हैं। वी यूज़ दीज टर्म्स बिकॉज द क्रिश्चियन एरा इज़ नाउ यूज इन मोस्ट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, और इसलिए कि हम इसे क्यों इस्तेमाल करते हैं, कॉमन एरा क्यों यूज़ करते हैं, इसलिए क्रिश्चियन एरा जो, इसको क्रिश्चियन एरा भी बोला जाता है, ठीक है, कॉमन एरा को क्रिश्चियन एरा भी बोला जाता है, क्योंकि बहुत सारे कंट्रीज़ में क्रिश्चियन एरा जीसस क्रिस्ट के बर्थ के बाद जो डेट स्टार्ट हुआ है वही चल रहा है, इसी वजह से कॉमन एरा, और इसको प्रेजेंट एरा के नाम से भी जानते हैं। इन इंडिया वी बिगिन यूजिंग दिस वन फ्रॉम डेटिंग फ्राम अबाउट 200 ईयर्स अगो, और ये इंडिया में कब इस्तेमाल हुआ, 2000 साल पहले। जिस तरह 2020 चल रहा है ना, तो जीसस क्रिस्ट के बर्थ के बाद 2020 हम कह सकते हैं कि हो गया उनका बर्थ। एंड समटाइम्स द लेटेस्ट BP मीनिंग बिफोर प्रेजेंट, और BP मतलब हो जाता है बिफोर प्रेजेंट, इसका मतलब ये हो जाएगा आपका BC में चला जाएगा। प्रेजेंट जो चल रहा है ये 2020 आपका प्रेजेंट है, और इससे बिफोर हम जाएंगे तो हो जाएगा हमारा वो BC में चला जाएगा, बिफोर क्राइस्ट सॉरी। नेक्स्ट एल्सवेयर, यहाँ पे कुछ सिंबल्स है जो इंस्क्रिप्शंस होते थे, उसको डिसिफरमेंट लोग कैसे करते हैं। वी हैव सीन दैट इंस्क्रिप्शंस आर इंस्क्राइब्ड ऑन हार्ड सरफेस, हमने अभी पढ़ा कि जो इंस्क्रिप्शन होते थे वो हार्ड सरफेस पे होते थे। हार्ड सरफेस क्या है, जैसे स्टोन है, वो वस्तु जो कठोर हो, कठोर वस्तु को हम हार्ड सरफेस बोलते हैं। मेनी ऑफ दीज वर इंस्क्राइब्ड सेवरल हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स अगो, बहुत 100 साल पहले इसको लिखा गया था। ऑल इंस्क्रिप्शंस कंटेन बोथ स्क्रिप्ट एंड लैंग्वेज, और इसके अंदर दोनों होता था, आपका स्क्रिप्ट भी होता था और लैंग्वेज होता था। स्क्रिप्ट क्या, एक तरह का साइन होता था, लैंग्वेज क्या है, लैंग्वेज जिस तरह अल्फ़ाबेट आपका है। लैंग्वेज विच वर यूज एज वेल एज स्क्रिप्ट, लैंग्वेज और स्क्रिप्ट दोनों यूज़ किए जाते थे। हैव चेंज्ड ओवर टाइम, ये टाइम टू टाइम बदलता चला गया। सो हाउ डू स्कॉलर्स अंडरस्टैंड व्हाट वाज इंस्क्राइब्ड, तो स्कॉलर्स जो थे आर्कियोलॉजिस्ट थे, उन्हें कैसे पता चला कि ये क्या लिखा है। दिस कैन बी डन थ्रू अ प्रोसेस नोन एज डेसिफरमेंट, तो इसको कैसे पता चला कि ये क्या लिखा है, जब लैंग्वेज को, इंस्क्रिप्शन को टाइम टू टाइम वेरी करके चेंज करता मतलब होता चला गया, तो उसको कैसे वो समझ पाया। तो डेसिफरमेंट, आप एक वर्ड देखिएगा ध्यान में, इसको याद रखिएगा। डेसिफरमेंट अभी मैं बता रहा हूँ आगे क्या है, ये सिम्बल्स को भी देखिए, अभी मैं बता रहा हूँ ये सिम्बल्स आपके क्या हैं। One of the most famous stories of decipherment comes from Egypt, a country in North Africa where there were kings and queens about 500 years ago. ये एक डेसिफरमेंट के हवाले से एक स्टोरी है जो कि इजिप्ट का है, अफ्रीका से लिया गया है, और एक कंट्री है अफ्रीका जहाँ पे एक राजा 500 साल पहले की बात है। रोसेटा इज़ अ टाउन ऑन द नॉर्थ कोस्ट ऑफ इजिप्ट, तो नॉर्थ कोस्ट समंदर का जो एरिया है इजिप्ट का, मिस्र का जो समंदर का नॉर्थ एरिया है, वहाँ का एक ये टाउन है। एंड हेयर एन इंस्क्राइब्ड स्टोन वाज फाउंड, और यहाँ पे एक इंस्क्रिप्शन मिला था, विच कंटेन्स इंस्क्रिप्शंस इन 3 डिफरेंट लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट्स, जिसमें 3 डिफरेंट लैंग्वेज में लिखा गया था, ग्रीक एंड 2 फॉर्म्स ऑफ इजिप्टियन, एक ग्रीक में लिखा गया था और 2 इजिप्टियन फॉर्म में लिखा गया था। स्कॉलर्स हु कुड रीड ग्रीक figured out that the names of kings and queens are enclosed in a little frame, तो जब वो इसका जो आर्कियोलॉजिस्ट थे, स्कॉलर्स थे, उसको अध्ययन करना शुरू किया, तो पता चला कि वहाँ पे जो राजा हैं, ठीक है, जो वहाँ के इजिप्ट के राजा हैं, उनके बारे में एक फ्रेम में लिखा हुआ था, कॉल्ड अ कार्टोज। दे देन प्लेस द ग्रीक एंड इजिप्टियन साइंस साइड बाय साइड, उसके बाद वो इजिप्टियन को और ग्रीक के साइन को साइड बाय साइड यानी अलग करते चले गए कि ये वर्ड है, इसका साइन क्या है। एंड आइडेंटिफाइड द साउंड्स फॉर विच द इजिप्टियन लेटर्स स्टूड, और उसके साउंड्स को भी और उसके सिम्बल्स को भी आइडेंटिफाई करना शुरू कर दिया। एज यू कैन सी अ लायन स्टूड फॉर एल, जिस तरह कहीं पे लायन अगर होता था तो उसको सिंबल करते थे एल से, ठीक है। एंड बर्ड के लिए ए यूज़ करते थे। वंस दे न्यू व्हाट द लेटर स्टूड फॉर, इस तरह से समझते चला गया कि कौन सा लेटर किसके लिए। अगर वो शेर लिखना चाहते तो एल समझ बना देते थे, तो इसका मतलब कि एल से वो शेर लायन
उनका मीन है, और कुछ दूसरा वर्ड होता था। अगर बर्ड के बारे में बताते तो ए का सिंबल लगा देते थे, ए फॉर अल्फ़ाबेट, तो ए के थ्रू वो समझ लेते थे। दे कुड रीड अदर इंस्क्रिप्शन एज वेल, और वो दूसरे इंस्क्रिप्शन को वो इसी तरह पढ़ते चले गए। अब देखते हैं यहाँ पे कुछ, ये जो आपको सिंबल्स यहाँ दिख रहे थे, ये दिख रहा होगा एल, तो एल फॉर लायन होता है, यहाँ पे भी आपको दिखेगा एल फॉर लायंस है, और ए फॉर बर्ड है, ए फॉर बर्ड है। इस तरह के सारे सिंबल्स को वो इजीली आइडेंटिफाई कर लिए थे। तो ये तरीका था उनके आइडेंटिफाई करने का, या आर्कियोलॉजिस्ट जो होते हैं क्लूज़ के थ्रू किसी चीज़ को ईजिली समझ लेते हैं। तो ये कुछ बातें रहीं, फर्स्ट चैप्टर पूरा हो गया, और नेक्स्ट टाइम आएंगे तो फिर कोशिश करेंगे कि इसके क्वेश्चंस को लेकर भी आएँ कि यहाँ से क्वेश्चंस किस तरह के बनते हैं। स्पेशली सीटेट के रेफरेंस में हम बनाने की कोशिश करेंगे कि जो क्वेश्चंस बनते हैं और सीटेट में क्वेश्चंस कैसे बनता है, कॉन्सेप्ट इसके कैसे क्लियर होके। तो अगर जितने पॉइंट्स से बताया गया, अगर आप इसको आसानी से कर लेंगे तो काफ़ी फ़ायदा होगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए। जो कोई भी NCERT की पढ़ाई करना चाहते हैं या सीटेट की तैयारी करना चाहते हैं, या जो भी इच्छुक हैं किसी भी एग्जाम के लिए, ताकि उनकी तैयारी यहाँ से अच्छी हो सके। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, हैव अ गुड डे, दैट्स ऑल, थैंक यू।